एनसीईआरटी मंत्रणा में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हमारी श्रृंखला चल रही है और पिछले अंक में हमने भारत पर हुए अरबी आक्रमणों पर बात की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भारत पर हुए तुर्की आक्रमणों पर ध्यान देंगे। देखिए, ये विषय सभी सरकारी परीक्षाओं, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस, इनके लिहाज से बहुत अहम है। मतलब सवाल बनते ही हैं यहाँ से। हमारी कोशिश रहेगी कि इस विषय के हर पहलू को, मतलब एमसीक्यूज के लिए जरूरी तथ्य और मेंस के लिए जरूरी विश्लेषण, दोनों को अच्छे से कवर करें। एक तरह से समझें कि जैसे क्लास में कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये तुर्क आखिर थे कौन और इनकी ताकत कैसे बढ़ी, कहां से आई ये लोग। बिल्कुल, तुर्क असल में मध्य एशिया की खाना बदोश मतलब घुमंतु जनजातियां थीं। आज के मंगोलिया, साइबेरिया, तुर्किस्तान वाले इलाकों में ये रहते थे। और हाँ, इनकी पहचान थी इनकी लड़ने की काबिलियत, बेहतरीन घुड़सवारी और तीरंदाजी। 6ठी शताब्दी ईस्वी में जब तुर्किक खगनाते बना, तब ये एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरे थे। फिर 8वीं 9वीं शताब्दी आते आते अब्बासिद खलीफा का असर बढ़ा और कई तुर्क कबीलों ने इस्लाम अपना लिया। इसके बाद ये इस्लामी सेनाओं में सैनिक के तौर पर भर्ती होने लगे, खासकर गुलाम सैनिकों के रूप में, जिन्हें ममलूक कहा जाता था। अपनी लड़ाई की काबिलियत की वजह से ये सेना में बहुत अहम हो गए। मिसाल के तौर पर ट्रांसोक्सियाना में एक ईरानी वंश था, समानी वंश, लगभग 819 से 999 ईस्वी तक। उन्होंने अल्पतगीन जैसे कई तुर्की गुलामों को ऊंचे ओहदे दिए थे। अच्छा, तो ये वो दौर था जब अब्बासिद खलीफा की पकड़ ढीली पड़ रही थी। जी, इसका क्या असर हुआ फिर? हाँ बिल्कुल। 9वीं शताब्दी के बाद अब्बासिद खलीफा कमजोर होने लगे। इससे हुआ ये कि ईरान और मध्य एशिया में एक तरह का पावर वैक्यूम सा आ गया, मतलब शक्ति का खालीपन। जी। इसी खालीपन का फायदा उठाया इन तुर्की सेनापतियों ने, जो सेना में तो थे ही, उन्होंने धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी माहौल में 962 ईस्वी में समानी सेना के ही एक तुर्की गुलाम सेनापति अल्पतगीन, उसने बगावत कर दी और गजनी, जो आज के अफगानिस्तान में है, उसे अपना अड्डा बना लिया। यहीं से गजनवी साम्राज्य की कहानी शुरू होती है, कह सकते हैं। तो अल्पतगीन ने नींव रखी, लेकिन गजनवी वंश को असली ताकत या कहें कि स्थापित किसने किया? अल्पतगीन के बाद गद्दी संभाली उसके दामाद सबुक्तगीन ने 977 से 997 ईस्वी तक। उसने गजनी पर अपनी पकड़ मजबूत की और आसपास के इलाके जैसे खुरासान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से वो भी जीत लिए। उसने खुद को अमीर कहलवाना शुरू किया और अब्बासिद खलीफा से मान्यता भी ले ली। अच्छा, वैधता मिल गई एक तरह से। हाँ बिल्कुल, उसकी हुकूमत को एक तरह की वैधता मिल गई। भारत के लिहाज से उसका सबसे अहम काम था 986-987 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शाही राजा जयपाल पर हमला। लगमान नाम की जगह है काबुल के पास, वहां लड़ाई हुई जिसमें सबुक्तगीन ने जयपाल को हरा दिया। इसे भारत पर पहला बड़ा तुर्की हमला माना जाता है। ये दिलचस्प है। सबुक्तगीन की जीत के पीछे क्या वजहें थीं, खासकर भारतीय सेनाओं के सामने जो उस समय काफी शक्तिशाली मानी जाती थी? देखिए, उसकी जीत में सबसे बड़ा हाथ था उसकी घुड़सवार सेना का। तुर्की तीरंदाज घोड़े पर बैठकर तीर चलाने में माहिर थे, कमाल के। उनकी रफ्तार भारतीय सेनाओं, जो अक्सर हाथियों पर बहुत निर्भर करती थी, उनके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। हाँ, हाथी शक्तिशाली तो थे, पर शायद उतने फुर्तीले नहीं। बिल्कुल, धीमे थे और कई बार भगदड़ में अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचा देते थे। सबुक्तगीन की रणनीति भी बेहतर थी। वो इलाके का फायदा उठाता था और तेजी से हमला करता था। साथ ही उस वक्त ईरान में समानी वंश खत्म हो रहा था, 999 ईस्वी के आसपास। तो जो अस्थिरता फैली, उसका भी सबुक्तगीन ने फायदा उठाया। उसने अपने राज में एक ठीक-ठाक प्रशासनिक ढांचा, मतलब नौकरशाही भी बनाई और सुन्नी इस्लाम को बढ़ाया। तो सबुक्तगीन ने एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी। लेकिन गजनवी साम्राज्य का नाम सुनते ही जो पहला नाम दिमाग में आता है, वो तो महमूद गजनवी का है। यहीं से कहानी और पेचीदा होती है ना? बिल्कुल। सबुक्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गद्दी पर बैठा 998 से 1030 ईस्वी तक। इतिहास उसे महमूद गजनवी के नाम से जानता है। 999 ईस्वी में बगदाद के अब्बासिद खलीफा ने उसे सुल्तान की उपाधि दी। ये बड़ी बात थी क्योंकि वो पहला शासक था जिसने ये उपाधि अपनाई, जो एक तरह से उसकी आजाद हैसियत दिखाती थी। सुल्तान मतलब
अब वो किसी के अधीन नहीं। हाँ, मतलब वो खलीफा के अधीन तो था नाम मात्र का, पर अपने इलाके का सबसे बड़ा शासक वो खुद था। और फिर शुरू हुए भारत पर उसके हमले, जिनके बारे में हमने बहुत सुना है। कितने हमले थे और क्या मकसद था उनका? महमूद ने भारत पर 1001 से 1027 ईस्वी के बीच यानी करीब 26 साल में 17 बार हमले किए। ये ध्यान रखना जरूरी है कि उसका मुख्य मकसद यहाँ स्थायी राज कायम करना नहीं था, बल्कि यहाँ के शहरों और खासकर मंदिरों से दौलत लूटकर गजनी ले जाना था। अच्छा, सिर्फ लूटपाट? मुख्य रूप से हाँ। कुछ बड़े हमलों की बात करें तो 1001 ईस्वी में पहला हमला हुआ, पेशावर के पास हिंदू शाही राजा जयपाल को फिर हराया। कहते हैं इस हार से जयपाल इतने दुखी हुए कि बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली। ओहो। फिर 1008 ईस्वी में वेहिंद की लड़ाई हुई, ये भी पेशावर के पास ही है। इस बार जयपाल के बेटे आनंद पाल ने उज्जैन, ग्वालियर जैसे कई राजाओं का एक बड़ा गठबंधन बनाया महमूद के खिलाफ। लड़ाई जोरों पर थी, लेकिन कहते हैं आनंद पाल का हाथ ही बिगड़ गया और युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। इससे सेना में भगदड़ मच गई और महमूद जीत गया। मतलब एक हाथी की वजह से हार गए। हाँ, ऐसा वर्णन मिलता है। फिर 1014 में हरियाणा में थानेसर पर हमला किया, वहां के मंदिरों को तोड़ा। 1018-19 ईस्वी में वो गंगा घाटी तक पहुंच गया। कन्नौज पर हमला किया, वहां के प्रतिहार राजा राज्यपाल को हराया। मथुरा और वृंदावन जैसे पवित्र शहरों को भी लूटा और कई मंदिर नष्ट किए। और 1025-26 का हमला, वो तो सबसे मशहूर है, 17वां हमला, सोमनाथ मंदिर वाला। हाँ, गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर हमला। उसने राजा भीमदेव प्रथम के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराया। मंदिर से बेहिसाब दौलत लूटी गई, अंदाजा है कि करीब 2 करोड़ दिनार के बराबर। उसने वहां के मुख्य शिवलिंग को तोड़वा दिया और उसके टुकड़े गजनी ले गया। ये हमले तो वाकई बड़े पैमाने पर हुए, लेकिन इनके पीछे महमूद का असली मकसद क्या था? सिर्फ पैसा लूटना या कोई धार्मिक वजह भी थी? ये सवाल अक्सर उठता है। ये एक पेचीदा सवाल है और इतिहासकार इस पे एक मत नहीं है। एक मजबूत पक्ष ये है कि मकसद मुख्य रूप से आर्थिक था। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, मंदिरों में सदियों से धन जमा हो रहा था और राजपूत राजा वो आपस में बटे हुए थे, जिसका महमूद ने पूरा फायदा उठाया। लेकिन धार्मिक पहलू भी तो बताया जाता है। हाँ, दूसरा पहलू धार्मिक भी है। महमूद के अपने दरबारी इतिहासकार थे, जैसे उत्बी ने अपनी किताब तारीख-ए-यामिनी में महमूद को गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाला योद्धा और बुतशिकन यानी मूर्ति तोड़ने वाला इस तरह से पेश किया है। उसके हमलों को इस्लाम की जीत और मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद बताया गया है। तो क्या ये सिर्फ धार्मिक प्रचार था? शायद पूरी तरह नहीं। तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। ये भी सच है कि महमूद ने अपनी सेना और प्रशासन में हिंदुओं को भी जगह दी थी। उसकी सेना में हिंदू सैनिक और सेनापति भी थे। ये दिखाता है कि वो कट्टर होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी था। उसके हमले ज्यादातर लूटमार के लिए थे। उन्हें रेड कहा जा सकता है, विजय अभियान कम। वो हर बार लूट का माल लेकर गजनी लौट जाता था। उसका इरादा भारत में सल्तनत बनाने का नहीं लगता। तो तुर्कों की लगातार जीत और भारतीय राजाओं की हार की मुख्य वजह क्या रही फिर? रणनीति या हथियारों में क्या फर्क था? कई वजहें थीं। जैसा हमने पहले बात की, तुर्कों की घुड़सवार सेना बहुत तेज थी। वो भारतीय सेना ज्यादातर पैदल सैनिकों और हाथियों पर निर्भर थी, जो उतने फुर्तीले नहीं थे। तुर्क कॉम्पोजिट बो यानी मिश्रित धनुष इस्तेमाल करते थे। ये लकड़ी, सींग और जानवरों की नसों को मिलाकर बनते थे और भारतीय धनुषों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। अच्छा, कितना फर्क था? चाल थी फेक्ड रिट्रीट यानी झूठा पीछे हटना। वो ऐसे दिखाते थे जैसे हार कर भाग रहे हों, और जब दुश्मन पीछा करता था तो पलटकर हमला कर देते थे। और भारतीय राजाओं की तरफ क्या कमजोरी थी? सबसे बड़ी बात एकता की कमी। आनंद पाल की हार के बाद भी कोई ऐसा मजबूत अखिल भारतीय गठबंधन नहीं बन पाया जो मिलकर मुकाबला करता। और भारत का सामंती ढांचा भी एक कमजोरी थी। राजा के नीचे कई छोटे सामंत होते थे और सेना की वफादारी अक्सर बटी होती थी। इन हमलों के दौरान जो धार्मिक अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, ये बहुत संवेदनशील पहलू है। उस समय के स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? क्या वो विश्वसनीय है? हाँ, ये एक गंभीर मुद्दा है।
उस समय के फारसी इतिहासकार जैसे उत्बी ने महमूद के कामों का खूब महिमा मंडन किया है, उसे इस्लाम का हीरो बताया है और मंदिर तोड़ने और मूर्तियां खंडित करने का जिक्र बड़े फख्र से किया है। जैसे थानेसर में 1011 ईस्वी में चक्रस्वामी मंदिर को लूटा गया, मूर्ति तोड़ी गई। मथुरा और कन्नौज में 1018-19 में मंदिरों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। उत्बी लिखता है कि मथुरा के सारे मंदिर जला दिए गए। कन्नौज के लिए तो उसने लिखा कि 10,000 मंदिर तोड़े गए। हालांकि ये संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई लगती है। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल अतिशोक्ति लगती है। और सोमनाथ का हमला तो सबसे ज्यादा बदनाम है। शिवलिंग तोड़ा गया और कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा करते हुए करीब 50,000 लोग मारे गए। इन हमलों में सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़े गए, बल्कि आम लोगों जो लड़ाई में शामिल नहीं थे उनका भी कत्लेआम हुआ और हजारों लोगों को गुलाम बनाया गया। कुछ इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है, जिन पर काफी बहस है, कि महमूद के हमलों के दौरान कुल मिलाकर करीब 20 लाख हिंदुओं को या तो मार दिया गया या गुलाम बना लिया गया। 20 लाख! ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। लेकिन क्या इन अत्याचारों के पीछे सिर्फ धार्मिक नफरत थी, या जैसा आपने पहले कहा आर्थिक और राजनीतिक वजहें ज्यादा थीं? और ये आंकड़े कितने भरोसेमंद हैं? ये बहस आज भी जारी है। जैसा मैंने कहा, दरबारी फारसी लेखक तो इसे सीधे सीधे जिहाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ जंग बताते हैं, लेकिन बहुत से आधुनिक इतिहासकार, जिनमें रोमिला थापर का नाम प्रमुख है, मानती हैं कि मुख्य मकसद आर्थिक और राजनीतिक था। मतलब मंदिरों की दौलत लूटना और अपनी ताकत दिखाना। इस बात को इससे भी बल मिलता है कि महमूद ने सिर्फ हिंदू मंदिरों पर ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के कुछ फिरकों पर भी हमला किया था, जैसे मुल्तान के इस्माइली शियाओं पर। तो शायद मकसद दोनों का मिला जुला रूप था। दौलत भी चाहिए थी और इस्लाम के नायक की छवि भी बनानी थी। और ये जो लाखों लोगों के मारे जाने या हजारों मंदिर तोड़े जाने की बात है, जहां तक हताहतों और विनाश के आंकड़ों का सवाल है, ये बहुत विवादित हैं। जो बहुत बड़े आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे के.एस. लाल ने बाद के पूरे दौर के लिए 6 से 8 करोड़ का आंकड़ा दिया, या महमूद के लिए 20 लाख का, इन पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत नहीं हैं। ये आंकड़े अक्सर फारसी स्रोतों की बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई बातों पर आधारित है, जैसे खोपड़ियों के पहाड़ बना दिए। ऐसी बातें अक्सर जीत के बाद अपनी धाक जमाने के लिए लिखी जाती थीं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा थीं। तो पुरातात्विक सबूत क्या कहते हैं? पुरातात्विक सबूत भी इतने बड़े पैमाने पर विनाश की पुष्टि हमेशा नहीं करते, और इन घटनाओं की तुलना आधुनिक नरसंहारों जैसे होलोकॉस्ट से करना भी ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाता। इसी माहौल में एक और शख्सियत बहुत अहम है, अल-बिरूनी, जो महमूद के साथ ही भारत आया था। उसका नजरिया कैसा था? क्या वो भी महमूद की तरह सोचता था? ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अबू रेहान अल-बिरूनी 973 से 1048 ईस्वी तक ख्वारिज़्म मतलब मध्य एशिया में एक जगह थी, वहां का रहने वाला एक बहुत बड़ा विद्वान था। वो गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक, कई भाषाओं का जानकार था, जीनियस था एक तरह का। महमूद उसे गजनी ले आया था। जब महमूद भारत पर हमले कर रहा था, अल-बिरूनी उसके साथ भारत आया और यहाँ कई साल रहा। उसने यहाँ जो देखा और सीखा उसे अपनी किताब किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज, उसमें लिखा। ये करीब 1030 ईस्वी में पूरी हुई। और उसकी खास बात क्या थी? अल-बिरूनी की खास बात ये थी कि उसने यहाँ रहकर संस्कृत सीखी। ये उस जमाने के किसी विदेशी के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़े, वेद, पुराण, भगवद गीता। उसने भारतीय दर्शन, विज्ञान, खासकर गणित और खगोल विज्ञान, भूगोल, यहाँ के रीति रिवाज, कानून, समाज, सब कुछ बहुत ध्यान से देखा समझा। उसने भारतीय विद्वानों, पंडितों से बातचीत की। उसने भारत के शून्य यानी जीरो के कॉन्सेप्ट, दशमलव प्रणाली और त्रिकोणमिति की बहुत तारीफ की। अच्छा, तो उसने भारतीय ज्ञान की प्रशंसा की। हाँ, बिल्कुल। धर्म के बारे में उसने कहा कि असल में हिंदू धर्म एक ईश्वर यानी ब्रह्म को मानता है, लेकिन आम लोगों में मूर्ति पूजा फैली हुई है। उसने भारत की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा, 4 वर्णों का जिक्र किया और इसकी कठोरता की आलोचना की। उसने कहा कि ये समाज को बांटती है और लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। उसने इसकी तुलना इस्लाम के बराबरी वाले सिद्धांत से की। उसने ये भी लिखा कि भारतीय लोग अपना ज्ञान दूसरों को बताने में हिचकते हैं और अपना इतिहास लिखने में ज्यादा ध्यान नहीं देते। और महमूद के हमलों पर क्या कहा उसने? सबसे अहम बात यही है, अल-बिरूनी ने महमूद गजनवी के हमलों
और खासकर मंदिर तोड़ने जैसे कामों की साफ तौर पर निंदा की। उसने लिखा कि इन कामों ने हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भर दी है और दोनों संस्कृतियों के बीच समझ बढ़ाने में रुकावट पैदा की है। ये नजरिया तो महमूद के दरबारी इतिहासकारों से बिल्कुल अलग था। हाँ, बिल्कुल। अल बेरूनी का काम दिखाता है कि लड़ाई झगड़े के उस दौर में भी ज्ञान और समझ का आदान प्रदान हो सकता था और आलोचनात्मक दृष्टि भी मौजूद थी। तो कुल मिलाकर देखें, महमूद के हमले और अल बिरूनी के विवरण, इन सब का भारत पर क्या असर पड़ा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? असर बहुत गहरे और कई तरह के थे। पहला तो राजनीतिक और क्षेत्रीय असर। पंजाब और मुल्तान का इलाका हमेशा के लिए गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। लाहौर उनकी एक प्रांतीय राजधानी बन गया। ये पहली बार था जब उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा सीधे किसी बाहरी मुस्लिम ताकत के कंट्रोल में आया। और आर्थिक असर? आर्थिक असर बहुत बड़ा था। भारत से बेहिसाब दौलत लूटकर गजनी ले जाई गई। इससे भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। गजनी शहर बहुत अमीर और शानदार बन गया, लेकिन भारत के संसाधन कम हो गए। गुलामों का व्यापार भी बढ़ा। हजारों भारतीय मर्द, औरतें और बच्चे गुलाम बनाकर मध्य एशिया ले जाए गए। और सांस्कृतिक रूप से विनाश के अलावा कुछ और भी हुआ? हाँ, विनाश के बावजूद इन हमलों से भारत और फारस की संस्कृतियों के बीच संपर्क बढ़ा। इसे इंडो पर्शियन सिंथेसिस की शुरुआत कह सकते हैं। कला, वास्तुकला, भाषा, आगे चलकर उर्दू के विकास में इसका योगदान रहा और शासन प्रणाली में एक दूसरे का असर दिखना शुरू हुआ। अल बिरूनी जैसे विद्वानों का आना इसी संपर्क का नतीजा था। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम भारत में इस्लाम का प्रसार भी तेज हुआ, खासकर युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों के धर्म बदलने से। और दूरगामी प्रभाव? दूरगामी प्रभाव ये था कि इन हमलों ने भारत की राजनीतिक और सैनिक कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। इसने बाद के तुर्की अफगान हमलावरों जैसे मोहम्मद गोरी के लिए रास्ता खोल दिया। गोरी के हमलों के बाद ही भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी और वो बहस भी शुरू हुई जो आज तक चलती है कि क्या महमूद के कामों ने ही भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव के बीज बो दिए थे? हाँ, ये एक अहम सवाल है। या फिर जैसा कुछ इतिहासकार जैसे रोमिला थापर मानती हैं कि उस समय सोमनाथ जैसी घटनाओं का असर सीमित था और बाद में अंग्रेजों के समय में इसे राजनैतिक फायदे के लिए ज्यादा उछाला गया। तो ये बहस जारी है। चलिए, ये तो हुई पूरी चर्चा। अब जो श्रोता नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए अगर हम मुख्य बातों को एक एक लाइन में समेटें तो क्या होगा संक्षेप में? हाँ, बिल्कुल। मुख्य तथ्य या बिंदु इस तरह से नोट किए जा सकते हैं। पहला, तुर्क कौन थे? मध्य एशिया के खानाबदोश, इस्लाम अपनाया, मामलुक यानी गुलाम सैनिक के तौर पर उभरे। दूसरा, गजनवी वंश, नींव रखी अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में, मजबूत किया सुबुक्तगीन ने जिसने 986 ईस्वी में जयपाल को हराया। तीसरा, महमूद गजनवी, पहला सुल्तान कहलाया, भारत पर 17 हमले किए, 1001 से 1027 तक। मकसद मुख्यतः लूटपाट, साथ में धार्मिक दिखावा भी। चौथा, मुख्य हमले कौन से थे? पेशावर 1001, वह हिंद 1008, थानेसर 1014, कन्नौज मथुरा 1018-19 और सोमनाथ 1025-26। पांचवां, तुर्कों की जीत के कारण, तेज घुड़सवार सेना, बेहतर धनुष, कंपोजिट बो, फुर्तीली रणनीति और भारतीय राजाओं में एकता की कमी। छठा, धार्मिक अत्याचार, मंदिरों का विनाश हुआ, थानेसर, मथुरा, सोमनाथ आदि, कत्लेआम, गुलाम बनाना। लेकिन आंकड़े विवादित हैं, पारसी स्रोतों में अतिशोक्ति हो सकती है। सातवां, अल बिरूनी, फारसी विद्वान, महमूद के समय भारत आया, किताब लिखी किताबुल हिंद लगभग 1030, संस्कृत सीखी, भारतीय ग्रंथों और समाज का अध्ययन किया। आठवां, किताबुल हिंद में क्या है? भारतीय धर्म, विज्ञान, समाज का वर्णन, जाति व्यवस्था की कठोरता की आलोचना, महमूद के विनाशकाली कामों की निंदा, वैज्ञानिक और तुलनात्मक तरीका अपनाया। और नवां, प्रभाव क्या पड़ा? भारत से धन बाहर गया, पंजाब मुल्तान पर कब्जा हुआ, भारत फारसी संस्कृति का मेलजोल शुरू हुआ, बाद के हमलों का रास्ता खुला और हिंदू मुस्लिम रिश्तों पर लंबी बहस छिड़ी। तो आज हमने भारत पर तुर्की आक्रमणों, खासकर महमूद गजनवी के दौर और उसी समय के अल बिरूनी के नजरिए को गहराई से समझने की कोशिश की।
हमने देखा कि कैसे इन घटनाओं ने भारत का नक्शा ही नहीं बदला, बल्कि समाज और संस्कृति पर भी ऐसे गहरे असर डाले जिन पर आज भी इतिहासकार अलग-अलग राय रखते हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास को किसी एक नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हर दौर के लिखने वालों की अपनी सीमाएं होती हैं, अपने पूर्वाग्रह होते हैं। बाद में भी इतिहास को अलग-अलग तरह से समझा और समझाया जाता है। इसलिए हमें खुले दिमाग से अलग-अलग स्रोतों और व्याख्याओं को देखना चाहिए। और अगर कोई पूरे भारतीय इतिहास को इसी तरह एक स्पष्ट और संरचित तरीके से समझना चाहता है, तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का पूरा कवरेज मिलेगा, जो तैयारी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर आज की ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों और साथ पढ़ने वालों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल एनसीईआरटी मंत्रणा को सब्सक्राइब करें, इस अंक को लाइक करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये चर्चा कैसी लगी। ये कोई सवाल हो तो वो भी पूछें। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे एनसीईआरटी मंत्रणा में एक और जरूरी विषय के साथ। धन्यवाद।